हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप अपनी फैमिली का और अपनी पढ़ाई का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कंडक्ट करवाया गया था आपके कॉलेज कैडर का हिस्ट्री के सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। आप में से बहुत से लोग मुझे मिले थे और उन्होंने कहा था कि वो जानना चाह रहे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या पैटर्न था और किस टाइप के क्वेश्चंस क्या है आपसे पूछे गए थे। तो चलिए इस पे हम बात करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, आपको आपके पास समय था 3 घंटे का। 3 घंटे का आपका समय था और उसमें से जो ये मैक्सिमम आपका जो मार्क्स था वो था 150 नंबर का ये पेपर था। और इसके साथ साथ ये पेपर आपका 150 नंबर का था और आपको टोटल क्या है 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे और ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सभी क्वेश्चंस क्या है कंपलसरी थे। मतलब आपके पास 3 घंटे का समय था। 150 जो आपके नंबर का ये पेपर था और इसमें 15 क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। इट मीन्स कि एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का था। सारे क्वेश्चंस क्या है कंपलसरी थे, कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं थी। तो आपके पास जो शीट्स थी उसमें क्या है, एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 2 पेज थे। अगर डबल साइड का अगर हम गिन के चले तो आपके पास 4 पेज थे उस क्वेश्चंस के लिए। और इस तरह से क्या है आपका जो एग्ज़ाम है ये उसका क्या है इंस्ट्रक्शंस थे। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए थे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि व्हाट डू यू मीन बाय द चारकोलिथिक कल्चर। जो आपका ताम्र पाषाणिक संस्कृति है उससे आप क्या समझते हैं। और ये बोलता है कि लाइट थ्रो द लाइट ऑन द मटेरियल कंडीशंस ऑफ मैन ड्यूरिंग द एज। कि उस टाइम में क्या है भौगोलिक जो स्थिति थी वो किस तरह की थी। ठीक है, स्थितियाँ किस तरह की थी। तो आपका क्या है चारकोलिथिक कल्चर पे आपके क्वेश्चंस आया था। जो आपका ताम्र पाषाणिक संस्कृति है किस तरह से आपका उस टाइम ग्रोथ हुई थी, आपका विलेज एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से आप देखते हो कि एक विलेज सोसाइटी का हम चारकोलिथिक टाइम पीरियड में क्या है टाइम पीरियड में देखते हैं कि विलेज सोसाइटी इवॉल्व होके आती है। तो ये आपका चारकोलिथिक एज पे पूछा गया था। एंड द सेकेंड क्वेश्चन आपका जो था वो था आपका बुद्धिज्म। बुद्धिज्म वॉज द क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बुद्धिज्म वॉज द लॉजिकल आउटकम ऑफ द रिफॉर्म मूवमेंट इनिशिएटेड बाय द उपनिषदास। तो इसको रिव्यू करना था आपको कि जो आपके बुद्धिज्म जो ओरिजिन हुआ एक नए रिलीजन का, उसके रूट कहीं ना कहीं क्या है उपनिषदास में थी। क्योंकि उन्होंने भी कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज किया था जो वैदिक रिलीजन में जितनी भी बुराइयां आई थी या कुरीतियाँ आई थी उनको उन्होंने क्या है डिस्कार्ड किया था। तो इस तरह से आपको क्या है एक रिव्यू देना था कि किस तरह से जो है आपका बुद्धिज्म क्या इन्फ्लुएंस हुआ था उपनिषद जो आपके प्रिंसिपल है उनसे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या था। तीसरा क्वेश्चन था आपका कि डिस्क्राइब द लिटरेरी एंड साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड विद एग्जाम्पल। तो आपको गुप्ता के टाइम पीरियड में जो आपके साइंटिफिक डेवलपमेंट हुई, जो लिटरेरी आपके डेवलपमेंट होती है या फिर जिस तरह का लिटरेचर लिखा गया था या फिर आपके साइंस में जिस तरह की तरक्की हुई थी उसको आपको एक्सप्लेन करना था विद एग्जाम्पल। चौथा क्वेश्चन क्या था आपका। चौथा क्वेश्चन था आपका ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में संगम साहित्य दक्षिण भारतीय राजनीति समाज और संस्कृति को समझने में किस हद तक कारक है। तो आपने संगम लिटरेचर के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, आपने 4 जो आपके महाकाव्य उस दौरान के बोले जाते हैं जैसे मणिमेखले है, शिल्पाधिकारम है, तिरुकुल है। तो इस तरह से जो आपके 5 लिटरेचर और इसके साथ साथ जो जितना भी लिटरेचर है वो किस तरह से वहाँ की राजनीति और समाज और संस्कृति को आपके अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में हेल्पफुल रहता है। अब पांचवा क्वेश्चन था कि आपको क्या है अल-बिरूनी के वृत्तांत को रेखांकित करना था कि अल-बिरूनी अपने टाइम में भारत के बारे में क्या बोलते हैं और ये किस तरह का वो बोलते हैं कि क्वेश्चन जो आपका सेकंड पार्ट था ये बोलता है कि ये फर्स्ट एथनोग्राफर थे इंडिया के इस हिसाब से, क्योंकि उन्होंने इंडिया के बारे में जो है आपके एक्सपीरियंस बेस, क्योंकि वहाँ पूरे इंडिया में घूमे थे। तो मतलब आप मोहम्मद गजनवी के टाइम में आए थे तो जितना उनके साथ ही गए जितने उनके एक्सपेडिशन हुए तो उस दौरान उन्होंने भारत के बारे में लिखा था। और इस तरह से वो क्या है
बात करते हैं कि आपका एल्बेरिनी का जो अकाउंट है वो किस तरह से क्या है डिस्क्राइब करता है, और फिर आपको बताना था कि क्या ये आप ये मानते हैं कि बी आर वो पहले एथनोग्राफर थे इंडिया के। अब छठा क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, आपको एक्सप्लेन करना था इम्पोर्टेंस ऑफ विजयनगर। विजयनगर की इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन करना था आपको इन दिस स्पेशल एम्फेसिस ऑन दी कैपिटल। जो विजयनगर की कैपिटल थी चाहे हम्पी, ठीक है, उसके बारे में उसकी इम्पोर्टेंस को आपको बताना था। और इसके साथ साथ आपको क्या करना था कि एक पॉलिटिकल पावर सेंटर के रूप में वो किस तरह से काम कर रहा था। तो अगर आपने बर्टनस्टीन की थियरी पढ़ी होगी तो वो बात करते कि किस तरह से कैपिटल जो थी वो पावर सेंटर के रूप में काम कर रही थी, आपके टेम्पल्स किस तरह से पावर सेंटर के रूप में काम करते थे। इस तरह से क्या है जो आपका पावर सेंटर था वो किस तरह से हम्पी के आसपास इवॉल्व होके आया था। तो इस तरह से क्या है ये आपके क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। आपका 7वां क्वेश्चन क्या बोलता है कि मराठा साम्राज्य के विस्तार और सुदृढ़ीकरण में पेशवाओं के अधीन जो मराठा संघ की भूमिका। अब आपको मराठा जो संघ था, ठीक है, जो 5 मराठा क्लेन्स थे, चाहे उसमें आप पेशवा की बात करते हो, आप गायकवाड़, भोसले और आपके सिंधिया और होलकर। तो इन जो मराठा संघ ये 5 जो आपके क्लेन्स थे इनकी पॉलिटी में किस तरह से विस्तार हुआ जब इनका टाइम पीरियड आया, ठीक है। आप ये जानते होंगे कि पेशवा के अधीन क्या है, जब पेशवा ने क्या है आपके बालाजी विश्वनाथ उनके द्वारा क्या है किस तरह से मराठों के बीच में क्या है टेरिटरी को डिवाइड किया गया था, ठीक है। अब 8वां क्वेश्चन क्या है कि थ्रो द लाइट ऑन द लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड मॉनेटरी रिफॉर्म्स ऑफ द शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी के टाइम में जो लैंड रेवेन्यू जो रिफॉर्म हुए थे और जो कॉइन्स को लेकर उन्होंने रिफॉर्म किए थे उसके बारे में आपको बताना था। और आपका सेकंड पार्ट क्या बोलता है कि क्या ये वर द एलिमेंट्स ऑफ ओरिजिनलिटी एग्जिस्ट इन इट। क्या ये ओरिजिनलिटी थी क्या उनके जो पीछे जो चाहे आपके दिल्ली सल्तनत है या उससे पहले हम देखते हैं कि हुमायूं है या फिर आपके बाबर है, या उनका कुछ ना कुछ क्या है वो पीछे से सीख रहे थे या ओरिजिनल रिफॉर्म था इस तरह का, आपको बताना था इसके बारे में, ठीक है। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि उस टाइम आपके दिमाग में ये रहता है कि आप क्वेश्चन पढ़ते हो, ठीक है, आप क्वेश्चंस को भी बड़े ध्यान से नहीं पढ़ पाते हो क्योंकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं टाइमिंग का रहता है कि टाइम के साथ साथ आप सब क्वेश्चंस को क्या अटेम्प्ट कर पाओ। तो कई बार आप क्वेश्चंस भी अच्छे से नहीं समझ पाते हो। आपको समझना है कि क्वेश्चंस 2 पार्ट में पूछे गए हैं तो इसलिए इक्वल मार्क्स होंगे, 5 नंबर इसके होंगे और 5 नंबर इसके होंगे आपके। तो इस तरह से आपको क्या है एक बैलेंस बना के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अब 9वां क्वेश्चन देखिए कि जनगणना पद्धति क्या थी। अब बहुत सारे लोगों को शायद इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा क्योंकि जब मैंने पढ़ा था, हालांकि ये यूजीसी नेट का जो आपका सिलेबस है उसमें जो टर्म्स उन्होंने दी हुई है उसमें उनको इसको डिस्क्राइब किया गया या इसको दिया गया है जनगणना सिस्टम को, लेकिन हम ध्यान से नहीं पढ़ते जनगणना सिस्टम क्या है मुगल टाइम में। और मुगल काल में शाही महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डालेगी, किस तरह का उनका रोल रहा, किस तरह की उनकी सिचुएशन थी मुगल टाइम में, जो आपके शाही महिलाएं थी उनका क्या रोल रहा है, इस तरह से बात कर रही है। तो जनगणना सिस्टम क्या था और फिर शाही महिलाओं की स्थिति क्या थी। व्हाट वाज द जनगणना सिस्टम एंड थ्रो लाइट ऑन द पोजीशन ऑफ द रॉयल वीमेन ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। अब आपका 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 10वां क्वेश्चन पूछा गया था हाउ डिड पंचायत एंड मुखिया विलेज हेड रेगुलेट एंड कंट्रोल इकोनॉमी एंड सोसाइटी ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। अब ये क्या है कि आपके जब आप जमींदारी सिस्टम पढ़ते हो या जागीरदारी सिस्टम पढ़ते हो तो उसमें आप सतीश चंद्रा से लेकर इरफान हबीब से लेकर आपके जो बहुत सारे मध्यकाल में जिन्होंने मुगल एडमिनिस्ट्रेशन पे राइटिंग जिनकी है उस उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया है कि विलेज एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का चलता था। तो इस पे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस तरह से जो मुखिया थे जिनको हम मुकद्दम भी बोल देते हैं, ठीक है, चौधरी है, पटेल है, जो आपके विलेज लेवल पे या लोकल लेवल पे क्या है एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे थे, वो किस तरह से इकोनॉमी को रेगुलेट करने में उनका क्या रोल रहता है, ठीक है। अब 11वां क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन का जो लेवल था वो बड़ा स्टैंडर्ड बड़ा सही था। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल
हम कहते हैं ना कि 3 लेवल, मीडियम लेवल या हाई लेवल या फिर बिल्कुल ही लो लेवल के, ये मीडियम और अप, इनके बीच में क्या है, कहीं ना कहीं फॉल करते हैं क्वेश्चंस। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज ओरल सोर्स इन मॉडर्न हिस्ट्री राइटिंग। आपको ओरल सोर्सेज के बारे में बात करनी थी कि ओरल सोर्सेज कौन से होते हैं, ठीक है, और मॉडर्न हिस्ट्री राइटिंग में वो ओरल सोर्स कौन कौन से है, ठीक है। हाउ ओरल सोर्सेज एक्सपेंड ओवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पार्टीशन, कि जो हम मौखिक रूप से जो लोगों की मेमोरीज है वो किस तरह से हमारी अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करने, एक्सपेंड करने में या फिर उसको बनाने में भूमिका निभाती है ओरल सोर्सेज। जब हम पूछते हैं, मान लीजिए कि कोई उस सेंचुरी का क्या है या उस डिकेड के आदमी आज भी जिंदा होंगे, तो उनको पार्टीशन के बारे में आज भी क्या है उनकी यादें रहेगी, और किस तरह से वो हमारी हेल्प करती है उस चीज़ को समझने में कि पार्टीशन का क्या हो रहा था, ठीक है। अब 12 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि what were the concern that influenced the town planning of the Calcutta, Madras and Bombay in the 19th century। जब आपके नगर नियोजन चला है ना, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे नगर निर्माण किया, तो उनमें क्या प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ी, ठीक है। ये कौन कौन सी उनको उनके कंसर्न्स थे। जैसे मान लीजिए आपको अगर थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो आपको पता है कि टाउन प्लानिंग जो थी वो 2 पार्ट्स में, एक ब्लैक और वाइट में बटी हुई थी, और इस तरह से क्या है उनका एक कंसर्न था कि भी यार हम जो है इंडियन से अलग दिखें, ठीक है। एंड सेकंड वन ये था कि आपका जो आपके जो ये कलकत्ता या मद्रास बॉम्बे, यहाँ पे क्या है कई बार क्या है बीमारियां फैल जाती थी, प्लेग फैल गया, तो उससे किस तरह से निपटना है, और फिर आपके क्या है जो गर्मी है वहाँ की, उससे किस तरह से क्या है आपको क्या है किस तरह का आर्किटेक्चर बनाना है, मटेरियल कैसे लाना है, ठीक है। इस तरह से प्रॉब्लम क्या है अर्ली फेज में उन्हें क्या है इन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है आपका कि थ्रो द लाइट ऑन द फेमाइन अकरिंग इन द इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन 1858 टू 1947 एंड क्रिटिकली। अब दूसरा पार्ट क्या है, एंड क्रिटिकली इवेल्युएट इवेल्युएट द गवर्नमेंट मेजर्स। अब आपको क्या है जो फीमाइंस हुए थे अलग अलग टाइम पीरियड में इंडिया में, उसको देखना है कि किस तरह से क्या है ये फीमाइन हुए, फिर उसके बाद जो आपके कमेटीज बनी या ब्रिटिशर्स ने क्या क्या आपके स्टेप उठाए उसके बारे में आपको बात करनी थी। पहले आपको फीमाइंस बताने थे कि कौन कौन से कब कब हुए हैं। 1858 से लेकर 1947 के बीच में जितने भी फीमाइन हुए थे अलग अलग जगहों पे, उनको आपको बताना था। एंड उसके बाद आपको बताना था कि गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए, कौन सी कमेटी आई, उनकी रिकमेंडेशन क्या थी। इस तरह से इसका आंसर आपका होना था, ठीक है। 14वां क्वेश्चन देखते हैं 14th। आप देखिए भारत में रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का विश्लेषण करें कि आपका एनालिसिस द रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इन इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट इन इंडिया, कि किस तरह से जो प्रिंसली स्टेट के इंटीग्रेशन में वल्लभ भाई पटेल का, तो आपको क्या है अलग अलग जो रियासतें थी स्पेशली जो आपका कश्मीर है, हैदराबाद है, जूनागढ़, उसके बारे में रेफरेंस देते हुए आपका गोवा को कैसे किया गया था, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या है इसके बारे में लिखना था। अब 5वां क्वेश्चन था कि क्रिटिकली एनालिसिस द चैलेंज एंड रिस्पॉन्स थियरी ऑफ अर्नोल्ड ट्राइनबी, हाउ फार इट इज़ यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। अब आपको क्या है जो ये हिस्टोरियन है इन्होंने जो आर्ग्यूमेंट दिया था सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट को लेकर, जैसे हम एक साइक्लिक नेचर ऑफ हिस्ट्री की बात करते हैं सिविलाइजेशन की, क्या पहले हम ग्रोथ करते हैं फिर फॉल होता है फिर ग्रोथ करते हैं। इस तरह से चैलेंज और रिस्पॉन्स की थ्योरी जो है वो क्या कहती है कि इंसान की डेवलपमेंट ही तभी हुई है जब अलग अलग जो चैलेंज मिले, चाहे वो इन्वायरमेंट का हो, चाहे वो पॉलिटिकल चैलेंज हो, सोशल चैलेंजेस हो, इकोनॉमिक चैलेंजेस, जब उनको क्या है उन्होंने रिस्पॉन्स किया और बेहतर स्टेज की ओर चले। तो इस तरह की ये थियरी है जो आपके अर्नोल्ड ट्राइनबी देते हैं। तो ये थे आपके 15 क्वेश्चन। तो इस तरह से क्या है क्वेश्चन पूछे गए थे, 3 घंटे आपके पास थे और हर एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का था। सो आई होप समझ गए होंगे किस तरह का आपका नेचर रहा क्वेश्चंस का, और आप इसको बेस बना के क्या अपने आगे की जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम आपका होगा उसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। कॉलेज कैडर का जो आगे आपके अलग अलग स्टेट क्या है अब डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की और क्या है रुझान दिखा रहे हैं,
तो आप इसको आधार बना के कि इस तरह के लेवल की आपको क्या है स्टडी करनी पड़ेगी, तो इसको बेस बना के आप अपनी तैयारी कर सकते हो। ओके, टेक केयर, बाय बाय।